गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है 2024 में 12th बोर्ड में आने वाला जो है टॉप 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं और बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है 100% श्योर है कि आने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर बोल रखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं डायग्राम बना दिए हैं, ये है सॉल्यूशन आंसर 1 का है। कैसे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें क्या है, ये डाइपोल है -q से +q, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सो दैट नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट्स ऑन इट, है ना। इसमें कोई ट्रांसलेशनल जो फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसमें ध्यान से देखें कि इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है ना। यदि कोई डाइपोल है -q से +q और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है। दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है ना। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें लिखा हुआ है नेट ट्रांसलेशनल फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, देयरफॉर नो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ डाइपोल, है ना। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि इधर जो है फोर्स लग रहा है QE, उतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है QE। दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कितना हो जाएगा, 0। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। टॉर्क से बिल्कुल कुछ आने वाला है ना। टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ड्राइव कीजिए, है ना। तो टॉर्क हम अलग से ड्राइव कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और हम यहाँ डाइपोल लिए हुए हैं -q से लेके +q। इस डाइपोल के जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि 12 है। कितना लेंथ है, 12 है। ठीक है, और इधर हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा F, जिसका वैल्यू होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इधर फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल होता है क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी जो है सब याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो है मान लेते हैं कि इसके साथ जो है ये थीटा है। यदि पूछेगा कि ड्राइव कीजिए टॉर्क का फॉर्मूला, तो आपको लिखना होगा कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। लिख देते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पीछे नोट कर दो डाइपोल मोमेंट को, चार्ज इनटू सेपरेशन। सेपरेशन कितना है, 12। ठीक है, वी हैव टू फाइंड, है ना। मान लेते हैं कि एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लेते हैं, इज थीटा। निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क हम लोग जानते हैं, टॉर्क को टाउ से नोट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ से दिखाते हैं। ये होता है फोर्स। अगर यहाँ पे क्या है, कपल फोर्स है। कपल फोर्स क्या होता है ना, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर दो फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों क्या है, कपल फोर्स है। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स क्या अपोजिट है और इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, कपल फोर्स। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो यहाँ से टॉर्क का जो है एक्सप्रेशन आ जाता है ना। कपल फोर्स में कोई एक कपल फोर्स लिखना है। कपल फोर्स कितना है, Q इंटू E इंटू दोनों के बीच में जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐसा डॉट कर देते हैं। अब इसको यहाँ से, यह इसके और इसके बीच का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो कितना होगा, यदि 12 है और ये क्या है, एंगल, ये है एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। कैसे आएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P/H, है ना। कह सकते हैं हम लोग P/H, क्योंकि दोनों के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमको ये लेना होगा ना। सॉरी, हम लोग ये लिए हैं,
क्या हो जाएगा, ये लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये कितना हो जाएगा, साइन पी बाई एच, पी हमको ये है, एच कितना है 2l, यहाँ से पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा, है ना। तो दोनों का जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं 2l साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा Q, है ना, 2QEL साइन थीटा, एक ये हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में यदि हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, P क्या होता है, चार्ज इंटू 2L। तो चार्ज इंटू 2L को क्या लिखते हैं, P लिख देते हैं, हो जाएगा PE साइन थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो ये हो गया आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से टॉर्क हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। इसी में जो है तीसरा क्वेश्चन भी इसमें है कि द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लेते हैं कि डाइपोल है, मान लेते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोल रहा है कि इसके पैरेलल में जो है, इसके पैरेलल में क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है। तो बताना है इसको यहाँ से, है ना, इसको 180 डिग्री रोटेट करने में, 180 डिग्री रोटेट करने में वर्क डन कितना लगेगा, है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन लगे वर्क डन जो होगा, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये होता है फॉर्मूला वर्क डन का, है ना। तो यहाँ पे θ1 कितना है जी, पहले पैरेलल रखा हुआ है तो 0 डिग्री, और बाद में कितना रोटेट कर दिया गया है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, तो PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, PE cos 0 हो गया 1, ये हो गया -1, अब आंसर आ जाएगा 2 इंटू PE। दिस इज राइट आंसर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। यानी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल की वजह से, ये जो हमको ड्राइव करना है ना। तो बिल्कुल चांस है ना। ये एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल, दोनों में से एक आता ही आता है। तो एक्सियल का है, आपको इक्वेटोरियल भी देख लेना है। तो एक्सियल की हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डाइपोल बनाते हैं, ऐसा डाइपोल बनाते हैं, और सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर लिख लेना होगा, कंसीडर जब भी ड्राइव करेंगे लैंग्वेज लिखना होगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन क्या मान लेते हैं 2a या 2l, क्या मान लेते हैं 2l। यहाँ से l हो गया, यहाँ से सेंटर तक, फिर यहाँ से आता क्या हो जाएगा l, ये हो जाएगा 2l, ठीक है। ये हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, कैसे लिखना है देखिए, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at distance R from the center of dipole along axial line। एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, ये हो गया एक्सियल लाइन। इस दोनों के एक्सिस से जो लाइन पास हो रहा हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल लाइन। यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, इसके यहाँ से तक R है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये L, R में से L घटाएंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R में से ये L जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L।
है ना। तो अब यहाँ पर देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, एक प्लस क्यू चार्ज लगाएगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये प्लस क्यू इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं, माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा E2 से, ठीक है। तो E1 E2 तो आपको लिखना होगा लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना। लिखना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या माने हैं E1, और E1 क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना डिस्टेंस यहाँ से, तो यहाँ से आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये क्या है रिपल्सिव है तो रिपल्सिव लिख लेंगे, है ना। दूसरा ई ड्यू टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन है 1, ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, तो जो है E2 जो हो जाएगा यानी इसके वजह से क्या होगा अट्रैक्टिव होगा, वो कितना होगा के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये क्या है इक्वेशन 2 है, और लिख देंगे क्या ऐसा है, कैसा नेचर है तो अट्रैक्टिव, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, इसका नाम देते हैं O, तो कितना हो जाएगा ई नेट, तो ई नेट जो होगा वो हो जाएगा बड़ा कौन है E1 बड़ा, जो नज़दीक वाला बड़ा होता है, तो E1 क्या होगा बड़ा होगा E1 माइनस का E2। अब यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, E1 कितना है के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, के E2 कितना है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना, ई नेट है। अब इसको आगे सोल्व करते जा रहे हैं कि भाई ई नेट कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या लिखे हुए थे के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से के क्यू कॉमन ले लेंगे और हो जाएगा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा के क्यू, यहाँ से ये एलसीएम ले लेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे के क्यू, इसको तोड़ देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एल, है ना, यहाँ क्या माइनस है बीच में, इसको सोल्व करेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एल डिवाइड बाई, इसको क्या करते हैं ना 2 बार लिखते हैं, होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स ऐसा लिख देते हैं, है ना। ये भी इसको भी क्या सकते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस में होगा, है ना, आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये टर्म्स कैंसिल, ये कट जाएगा और इसको एक साथ लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी इसको एक साथ लिखेंगे, तो जो ई नेट है वो आ जाएगा के क्यू, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 इंटू आर एल डिवाइड बाई आर माइनस एल ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो है जो ई नेट है, ई नेट को लोग ड्राइव कर दिए, है ना, वो कितना है। अब इसको हम लोग जानते हैं जो डाइपोल मोमेंट होता है क्या होता है Q इंटू 2L, है ना, तो Q इंटू 2L अगर लिखेंगे साथ में, है ना, तो हमको क्या करेगा 2 के बाहर 2QR बाहर निकालना होगा और Q इंटू 2L एक साथ हो जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ई जो एक्सियल का जो फॉर्मूला बनना है हो जाएगा 2K, ये हो गया P 2K PR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया मेन फॉर्मूला। लेकिन एग्जाम में क्या करता है इसका अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, तो यहाँ लिखना पड़ता है कि इफ डाइपोल इज़ वेरी शॉर्ट, डाइपोल इज़ वेरी शॉर्ट, डाइपोल क्या बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो उसका जो लेंथ है एल बहुत छोटा होगा आर से, तो उस केस में एल को हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब ई एक्सएल का जो है फॉर्मूला जो है हम लोग ड्राइव हो चुका है, 2KPR डिवाइड बाई इसको 0 पुट करेंगे आर के पावर 4 हो जाएगा, और फाइनली ई एक्सएल का जो फॉर्मूला हो जाएगा होगा 2KP/RQ, ठीक है। हालांकि दोनों फॉर्मूला जरूरी है ना, तो ये अगर 3 स्टार है तो ये 4 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ये है इसका डेरिवेशन, आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यूज गॉस लॉ, गॉस थ्योरम के अनुसार, है ना, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन
फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थीन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोल रखा है कि एक इन्फिनाइट वायर है ना, क्या है, इन्फिनाइट वायर है, ऐसे मान लेते हैं। ऐसे इन्फिनाइट क्या है, वायर है। अब ये चार्ज वायर है, थीन चार्ज वायर है, ऐसा है ना। इन्फिनाइट है तो दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो ये इन्फिनाइट तक गया हुआ है। हमको किसके थ्रू निकालना है, तो गॉस थ्योरम के थ्रू निकालना है। तो गॉस थ्योरम करने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, और स्ट्रेट लाइन में हम सिलिंड्रिकल क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे हमको निकालना है ना, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके थ्रू, गॉस थ्योरम के थ्रू। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक जो है हम ले लेते हैं सिलेंडर, ये सिलेंडर ले लेते हैं, एक ऐसा सिलेंडर ले लेते हैं, एक इधर ऐसे खींच देते हैं और यहाँ से इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, इसको लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस में जो है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस का एक हाइपोथेटिकल सरफेस है ना, जो पूरी तरह चार्ज को क्या करता है, इंक्लोज कर देता है, उसे लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अब देखना यहाँ से है कि जो लाइंस कट करेगा, जो लाइंस निकलेगा, है ना, इससे लाइंस कैसे निकलेगा, ऐसे लाइंस निकलेगा। एक स्ट्रेट वायर से, है ना, लाइंस कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर लाइंस निकलता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या है, थिन वायर है, तो इधर से और इधर से लाइंस नहीं निकलेगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका जो बेस है, इसका सरफेस S1 मान लेते हैं, इसका टॉप का सरफेस S2 मान लेते हैं, और ये जो है, ये जो कर्व सरफेस एरिया, इसको मान लेते हैं S3। ठीक है, और क्वेश्चन दे रखा है इसका लेमडा क्या है, इसका लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, लेमडा क्या गिवन है, चार्ज बाई लेंथ, ये गिवन है, चार्ज बाई लेंथ मतलब Q बाई L, ये गिवन है। अब कैसे करेंगे, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, है ना, गॉस थ्योरम, है ना, हम लोग जानते हैं क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है, यही गॉस थ्योरम होता है। अब यहाँ से कैसे ड्राइव करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, है ना, क्या होता है, E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यहाँ पे तीन सरफेस है, S1 S2 S3, है ना, तो इसको तीन बार में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। डॉट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, E.ds cos थीटा, ये मान लेते हैं S1 के लिए, प्लस E.ds cos थीटा, ये लिखते हैं S2 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन E.ds, है ना, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, S3 के लिए इंटू cos थीटा, इसको क्या लिखेंगे, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो S1 के लिए क्या होगा ना, फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इस सरफेस को लाइन तो ऐसे जा रहा है, तो इसे कट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं नो लाइन कट्स थ्रू S1 एंड S2, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, S1 S2 के लिए जीरो हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, अब इस सरफेस एरिया का जो है नॉर्मल ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल कहता है 90 डिग्री, है ना। थीटा क्या होता है, सरफेस का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का एंगल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो इसको एक और चाहे ऐसा लिख सकते हैं S1 E.ds cos 90 डिग्री। S2 के केस में भी ऐसा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E.ds S2 cos 90 डिग्री, और इसके लिए हो जाएगा E.ds cos 0 डिग्री
S3 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये टर्म जीरो हो गया क्योंकि cos 90 कितना है, जीरो, है ना। ये 0 डिग्री क्यों हो गया, है ना। S3 से ही क्यों जाएगा कि S3 का नॉर्मल इधर होगा, है ना, और लाइंस ऐसे जा रहा है तो दोनों का एक दूसरे के पैरेलल है तो 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री हो गया तो हम लोग जो है आगे ये कर सकते हैं। ये बचा है कितना, E इंटू डी एस को 0 1 हो गया, क्यू इन साइड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दिए। DS3 है ये, S3 का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका कर्व्ड एरिया कितना होता है, तो होता है 2 पाई आर, इसका रेडियस हम आर माने हैं इंटू एल। तो DS3 के इंटीग्रेट, अगर DS3 को इंटीग्रेट करेंगे तो S3 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर एल इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है Q बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q बाई एल को हम लोग लेमडा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से लेमडा के टर्म में Q बाई एल को लेमडा बाई 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फाइनल, ये होगा इसका डेरिवेशन। दिस इज फाइनल आंसर, क्लियर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है कि द चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक चार्ज यहाँ पे है Q1 मान लेते हैं, एक चार्ज यहाँ पर है Q2 मान लेते हैं, एक चार्ज यहाँ पर है Q3 मान लेते हैं, है ना। अब साइड जो है, साइड 2 मीटर, साइड जो है वो कितना है 2 मीटर का साइड है, 2 मीटर का साइड है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो बता दें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना। जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि R है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा K, इसका चार्ज Q1 उसका चार्ज Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्ज के बीच में लगता है, तो यहाँ पर कितना है, एक इसके बीच में लगेगा, यानी एक इसके बीच में लगेगा इधर, एक इसके बीच में लगेगा 2, एक इसके बीच में लगेगा 3, है ना। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यूनिट इसके लिए U1 मान लेते हैं, जो U1 कितना होगा K, है ना। इसका चार्ज कितना है 4 माइक्रो, है ना। अच्छा, इसको Q1 Q2 करके सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, बाद में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई L, सबका L सेम है ना, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा Q2 Q3 K Q2 Q3 बाई L प्लस K Q3 Q1 बाई L, है ना। ये जो है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K को बाहर निकालते हैं, L को बाहर निकालते हैं, Q1 Q2 कितना है 4 माइक्रो 10 के पावर -6, Q2 कितना है -4 माइक्रो 10 के पावर -6 प्लस Q2 Q3 -4 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है। ये Q2 इधर देते हैं इंटू 2 इंटू 10 के पावर -6 प्लस Q3 Q1 4 इंटू 10 के पावर -6 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -6। तो -6 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 बाई L कितना है 2 मीटर। अगर 10 के पावर -12 सब में कॉमन है तो इसको लोग बाहर निकाल दें तो कैलकुलेशन क्या होगा, 4 चौका 16 -16 प्लस -8 यहाँ क्या होगा +8, ये कट गया और आंसर हो जाएगा -16। 2 8 बार में कटेगा, 2 8 बार में कटेगा और 9 8 है 72, -72 10 का पावर -3, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, आसान क्वेश्चन है डिफाइन करंट डेंसिटी। भाई करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं, है ना। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम। बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है।
करंट डेंसिटी क्या होता है, तो पहले यहाँ लिखा हुआ है करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी पूछा सकता है क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको जे से डिनोट करते हैं। दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है इट इज एवरेज टाइम, इट इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स फॉर द ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। तो बोलता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, यहाँ पर इसको कोलिजन कर रहा है, इसमें इस पर कोलिजन कर रहा है। तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में यहाँ से यहाँ तक जो है जो टाइम टाउ1 है, पहला इलेक्ट्रॉन जो है इससे जो टकरा रहा है टाउ1, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन टकरा रहा होगा उसका टाइम लगेगा टाउ2। जो एवरेज टाइम होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो यही लिखा हुआ है, दिस इज एवरेज टाइम इंटरवल एंड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स फॉर ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि हमको किस में क्या करना है, हमको ड्राइव करना है रेजिस्टिविटी, है ना, और कंडक्टर यानी रेजिस्टिविटी, किसके बीच रिलेशन ड्राइव करना है, रेजिस्टिविटी, दिस रेजिस्टिविटी रो से नोट करते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन करना है, जो यहां से ये आया था, है ना। तो कैसे करेंगे, है ना, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। क्या होता है, NEAVD करंट का, है ना, फेवरेट फॉर्मूला है ये, है ना, बहुत कुछ पूछता है यहाँ से। अब इसका डेरिवेशन भी आपको जो है देख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से भी चांस है कि बोल सकता है कि इस क्वेश्चन को, है ना, इस इक्वेशन को ड्राइव कीजिए, तो ये भी चांस है क्वेश्चन आने का। ठीक है। जहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ भी लिखा हुआ है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो करेंट इज इक्वल टू हो जाएगा NEA, है ना, यहाँ से VD हो जाएगा कैपिटल E टाउ बाई M। A को नीचे लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा करेंट डेंसिटी, है ना। तो I/A इक्वल टू हो गया NE² इंटू टाउ बाई M। इसको बोलेंगे हम लोग करेंट डेंसिटी। ठीक है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, है ना, दिस इज ये कि जो करेंट डेंसिटी होता है वो क्या होता है, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और ये भी डेरिवेशन इसका भी पूछा गया है, इसका डेरिवेशन पूछा गया है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया है कौन सा इक्वेशन सही है। तो ये क्या है, सिग्मा क्या है ना, कंडक्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी और इसके बीच में क्या होता है, अपोजिट होता है। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होता है। तो यहाँ से J इक्वल टू हम लोग E/ρ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्या सकते हैं, E/ρ भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, NE² इंटू टाउ बाई M। E से E कट गया, है ना, और रेजिस्टिविटी को उल्टा करेंगे, और रेजिस्टिविटी को उल्टा करेंगे, ये उधर लेंगे तो M ऊपर चल जाएगा, M/NE² टाउ, यानी ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है ना। तो ये इसका डेरिवेशन है, हम लोग ड्राइव भी कर चुके हैं। और यहाँ से मालूम चलता है कि जो रेजिस्टिविटी है, रो यानी रेजिस्टिविटी जो है वो टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना। तो रेजिस्टेंस में जो है कौन कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है रो L/A, है ना। एनी 3 लिखना है, कोई भी 3। तो अगर ये फॉर्मूला जिसको मालूम होगा वो लिख देगा, है ना। पहला, है ना, ये क्या है, रो क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होता है, सॉरी, ये R फॉर रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर, A क्या है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है? तो पहला है लेंथ बोलता है कि जब वायर का लेंथ जो है आर क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जब लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटता है, पहला। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वायर का जो है मोटाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और पतला वायर यानी क्या होगा, उसका एरिया पोर्शन यदि कम होगा, है ना, कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, दो चीज़। तीसरा क्या है, रेजिस्टिविटी, है ना, नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। कैसे कि अगर अल्मुनियम, है ना, क्या क्या ले लिए, यदि अल्मुनियम ले लिए, सेम वायर, है ना, सेम लेंथ का वायर, है ना, और सेम जो है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का जो है वायर ले लिए, एक ले लिए अल्मुनियम ले लिए, दूसरा कॉपर वायर ले लिए, तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है इन कंपैरिजन टू अल्मुनियम वायर जो है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग 3 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट बायो सावर्ट्स लॉ, यूज इट टू ऑब्टेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो पहला जो है, पहला कि भाई बायो सावर्ट्स लॉ होता क्या है। तो ये जो है इसका स्टेटमेंट है कि एक वो जो है नियम है जिससे किसी भी करंट कैरिंग वायर में, है ना, एक स्मॉल करंट एलिमेंट के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको लोग निकाल सकते हैं। यानी कंसीडर ए वायर, माने तो एक ऐसा वायर माने हैं, है ना, जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और हम जो एक पी पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एलिमेंट में। मान लेते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसका लेंथ कितना है, मात्र जो है डीएल लेंथ है। तो स्मॉल लेंथ की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, वो किस लॉ से निकालते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ से। मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ कहता है पहला कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट पर डिपेंड करता है वायर में, करंट इन द वायर, जितना ज़्यादा करंट होगा वायर में, उसे लिखना होगा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट इन द वायर, है ना, जितना ज़्यादा करंट होगा वायर में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, दूसरा बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीएल इज करंट एलिमेंट, क्या है, करंट एलिमेंट है। डीएल का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, भाई जाहिर सी बात है करंट ज़्यादा होगा, डीएल का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट उतना ही ज़्यादा होगा, करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, और करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। डीएल के अमाउंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, है ना। तीसरा, दोनों का बीच का एंगल, है ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो है बी जो है साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। अब यही 3 चीज़ को 1, 2, 3 को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चूँकि स्मॉल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्मॉल होगा, तो यहाँ जो भी लिखेंगे डीबी लिखेंगे, है ना, डीबी लिखेंगे। और पूछा जाए कि किधर होगा तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं, और इधर क्या है, अंदर की तरफ है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। और कितना होगा डीबी, तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, आई डी एल साइन थीटा, है ना। चौथा एक और है, चौथा है कि कितना, डीबी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितना ज़्यादा दूर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, है ना। ये चौथा, जब ये चौथा को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा जो है फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। यानी डी बी प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं हम लोग आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे कॉन्स्टेंट हो जाता है म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, अब इसी जो है फॉर्मूला को जो है यूज करके, है ना, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ लिख देते हैं कि यही इसका एप्लीकेशन है। एक और फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
4 पाई इंटू डिस्टेंस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये क्या होता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ से जो ही ये फॉर्मूला जो है आया हुआ है, किससे आया है, ये थी दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। उसी के एप्लीकेशन से ये फॉर्मूला आया हुआ है और इसी फॉर्मूला को यूज करके हमको इन्फिनाइट वायर, है ना, क्या करना है, इन्फिनाइट वायर की वजह से, है ना, इन्फिनाइट वायर की वजह से हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं ऐसे इन्फिनाइट, है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा है इन्फिनाइट तक, ये क्या है माइनस इन्फिनाइट तक। हमको यहाँ से r डिस्टेंस पर हमको चाहिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हमको क्या करना होगा, पहले यहाँ से इस इंड को टच करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कहाँ पे टच होगा, 90 डिग्री पे, क्योंकि इन्फिनाइट पे जाके मिलेगा। तो ये जो थीटा 1 जो यहाँ पे आने वाला है वो है 90 डिग्री, इसलिए इधर भी जो है इन्फिनाइट पे जाके टच होगा, यानी यहाँ पे थीटा 2 कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P होगा, फॉर्मूला इसको यूज करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी। डी क्या डिस्टेंस है, डी हम लोग डी फॉर क्या लिए है, इसका डिस्टेंस, है ना, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसमें पुट करेंगे तो म्यू नॉट करंट कितना है आई डिवाइड बाई 4 पाई, डिस्टेंस क्या लिए डी, तो डी, है ना, थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, थीटा 2 भी कितना है 90 डिग्री, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और यहाँ से लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू इन्फिनाइट वायर। ठीक है, इसको लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम इसको ड्राइव नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन जो है 5 नंबर में 2-3 क्वेश्चन रहता है, तो डेरिवेशन जो है इतना ज़्यादा जो है हम 5 नंबर क्वेश्चन में जो है, यानी उसका भी रिप्लाई करेंगे, बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में भी रिप्लाई करेंगे, इसका भी, तो उतना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे जो है डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड की वजह से, है ना, लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल N है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड होता क्या है ना, सोलेनॉइड जब किसी करंट को, है ना, हेलिकल पाथ में उंड करेंगे तो क्या बन जाता है, हेलिक्स सोलेनॉइड बन जाता है। हेलिकल पाथ में जब इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे तो बन जाता है सोलेनॉइड। इसे करंट आई जा रहा है ऐसे, इसमें करंट आई आ रहा है ऐसे, या फिर मान लेते हैं कि ऐसे जो है लिए हुए हैं, आयरन कोर लिए हुए हैं और इसमें तार जो है ऐसे लपेट दिए हैं, ये क्या बन गया, सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसके एक्सिस यानी इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोलेनॉइड लिए हैं, सोलेनॉइड क्या करते हैं, बीच से कट कर देते हैं, बीच से कट कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहां से जो है करंट बाहर निकल रहा है, डॉट मतलब आउटसाइड, करंट क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है ऐसे, और इसमें इन कर रहा है, क्रॉस मतलब इनवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड। तो यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, इसमें इन कर रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसमें करंट अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे इन कर रहा है, तो ऐसे जो हाथ घुमाते हैं, अंगूठा क्या देखा था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है इस टाइप से आ रहा है ना, ये। ठीक है, हमको जो है एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से,
एम्पियर्स सर्किटल लॉ से हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमको एक लूप बनाना होगा, है ना, लूप बनाना होगा। हम लूप बना देते हैं, ऐसे लूप बना देते हैं। ऐसे PQRS है ना, रेक्टेंगुलर क्या आकार मानते हैं, लूप मान लेते हैं, है ना। कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड L। इसका लेंथ क्या मान लेते हैं सबका, इसका L या A साइड मान लेते हैं ऑफ लेंथ, ठीक है, क्योंकि L तो पूरा इसका लेंथ है ना, इसको लेंथ L मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है क्या कहता है ना, B.dl इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट आई। यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसके हिसाब से हम इसके लिए चारों के लिए लिखने जा रहे हैं। तो चारों के लिए कैसे लिखेंगे, B.dl फॉर PQ, P से Q या PQ लिखते हैं ऐसे, फॉर PQ, B.dl QR, Q to R, PQ यहाँ से लिखते हैं P, B.dl R to S, B.dl S to P इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग, म्यू नॉट टाइम्स आई। यानी B.dl को चार भाग बांटती है, P to Q, Q to R, R से S, अब इसके बीच में अब देखना है Q से P से Q, P से Q में जो है ना, इसको लिख सकते हैं B। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और L भी इधर है, दोनों 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। लिख सकते हैं B, लेंथ कितना है इसका, L है, और cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं B इंटू L प्लस Q से R लेंथ ऐसे है और B मैग्नेटिक फील्ड B इधर है, तो इसमें कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अच्छा, इसको लोग क्या करते हैं, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, लिखते हैं B.dl cos 0 डिग्री, किसके लिए, P से Q के लिए 0 डिग्री, प्लस इसको लिखते हैं हम लोग B.dl cos 90 डिग्री, ठीक है, cos 90 डिग्री। तीसरा R से, ये किसके लिए था, Q से R, ये है SRS। इसको RS में मैग्नेटिक फील्ड ही क्या है, 0 है, क्योंकि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 0 ही लिख देते हैं। ये हो गया 0 प्लस C हो जाएगा B.dl cos 90 डिग्री S to P, क्योंकि ये इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री हो गया। ये क्या होता जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट आई। अब यहाँ सब लोग लिख सकते हैं अगेन, ये हो गया B.dl कितना लेंथ है इसका, L है, तो B इंटू L हो गया, cos 90 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, ये छोड़ेगा म्यू नॉट टाइम्स आई। ये जो है हम कर दिए, यहाँ तक काम है, हो चुका है। अब जो हम इसको आगे जो है कैसे लिखेंगे, इसको आगे हम लोग इसके आगे लिखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई एल, ठीक है ना। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, दे रखा है एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, तो इसमें बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई एल, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसी को ड्राइव करना था, जो ड्राइव हो चुका है ना। कहीं कहीं स्मॉल एन के टर्म में लिखता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ टर्म में लिखता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है, ठीक है। तो ये भी ड्राइव हो चुका है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, है ना, इम्पीडेंस फॉर LCR सर्किट।
LCR सर्किट, है ना। तो LCR सर्किट के लिए इम्पीडेंस के फॉर्मूला ड्राइव करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक सर्किट बनाते हैं, ये हो गया R, ये हो गया इंडक्टर, इधर लगा देते हैं कैपेसिटर, इसको एक किसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। सोर्स हम लोग शाश्वत नियम है कि हमेशा इसका EMF कितना है होता है, E0 साइन ओमेगा टी आता है, ठीक है। इससे करंट इधर ऐसे फ्लो करेगा। ये रेजिस्टिव सर्किट है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। याद रखेंगे रेजिस्टेंस में जिधर करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होता है, नो फेज डिफरेंस। एल में क्या होता है, VL और करंट के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जिसमें है ना वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। वही कैपेसिटर में क्या करता है, वोल्टेज VC क्या करता है, लैग करता है बाई 90 डिग्री, ठीक है। अब यही सब लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, इस टाइप से इसको कर देते हैं ऐसे। करंट तीनों में क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इधर हम दिखा देते हैं करंट का डायरेक्शन ऐसे। VR हॉरिजॉन्टल है तो VR हम लोग इधर दिखा देते हैं VR। VL अपवार्ड है, VL क्या है, अपवार्ड है, और VC क्या है, नीचे है। VC नीचे है तो VC नीचे है तो नीचे से ऊपर लिख देते हैं VC, नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव में, ठीक है ना। इसका जो E-नेट हो जाएगा, E-नेट क्या हो जाएगा, E-नेट हो जाएगा √/VR का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं VR का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा इम्पीडेंस आ जाएगा कैसे, तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखे हैं E-नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, √/VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अच्छा VR कितना होगा, VR इक्वल टू होता है I × R, यहाँ से यहाँ तक। VL कितना होगा, I × XL, XL क्या होता है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। VC कितना हो जाएगा, तो VC छूट हो जाएगा I × XC, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, तो I R का होल स्क्वायर प्लस VL क्या हो जाएगा, I × XL का होल स्क्वायर माइनस I × XC का होल स्क्वायर। यूनिट लिख सकते हैं हम लोग I × इम्पीडेंस, यूनिट का I × इम्पीडेंस। I कॉमन निकाल के हम लोग काट देंगे और जेड का फॉर्मूला बन जाता है जेड का फॉर्मूला बन जाता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस, या इम्पीडेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, R²। XL को लिख सकते हैं हम लोग ω/L, और XC होता है 1/ωc का होल स्क्वायर। ये भी हम लोग इम्पीडेंस लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका करंट का इक्वेशन लिखना होगा, है ना। कभी कभी पूछ देता है भाई करंट का इक्वेशन क्या होगा, तो करंट का जो इक्वेशन होगा इसका, इंस्टेंटेनियस करंट का, क्योंकि जो E-नेट और करंट के बीच में फेज डिफरेंस तो फाई है ना, फाई है। तो हम लोग जो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आकर कभी आ जाता है, तो I को हम लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी प्लस का फाई। ये हो जाएगा, ये इसका करंट का इक्वेशन, है ना। जहाँ I0 क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, सॉरी इम्पीडेंस, ये हो जाएगा जेड। I0 ये हो जाएगा, और ये फाई क्या होगा, तो tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan phi क्या हो जाएगा, P/B, यानी tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा, P क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा VL माइनस VC बाई VR, और करंट ऊपर से काट लेंगे तो ये हो जाएगा XL माइनस XC बाई R। तो यहाँ से tan phi हो जाएगा XL माइनस XC बाई R, एंड phi इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। ये हम लोग करंट का इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ I0 की वैल्यू ये हो जाएगा और phi की वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट का भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, तो वो भी हम लोग यहाँ से लिख देंगे। इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखाया हुआ है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस साथ साथ लिखना होगा इसमें। तो भाई रेजोनेंस होता क्या है, तो लिखना होगा कि रेजोनेंस, है ना, एक वो कंडीशन है, रेजोनेंस वो कंडीशन है ना, वो कंडीशन है जिसमें करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। जब सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो करता है तो हम बोलते हैं कि ये रेजोनेंस कंडीशन
है ना। तो हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाय इम्पीडेंस, है ना। करंट मैक्सिमम चाहिए तो हमको क्या होगा, ईएमएफ बाई इम्पीडेंस होता है। तो ये जेड यदि हमको मिनिमम करना होगा, मिनिमम ये जितना कम होगा आई कितना होगा उतने ही मैक्सिमम होगा, यानी फॉर रेजोनेंस कंडीशन, है ना, करेंट शुड बी मैक्सिमम, करेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम कितना होना चाहिए, तो इसको यहाँ सबको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोग जेड जानते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जेड मिनिमम कब होगा, है ना, आर तो जीरो होगा नहीं, लेकिन ये एक दूसरे में सब्सट्रैक्शन है तो हम इसको जीरो कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो जीरो हो जाएगा और जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सएल और माइनस एक्सी को जीरो करना होगा, और एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी। तो ये भी कंडीशन है। कंडीशन पहला आई मैक्सिमम जेड मिनिमम, एंड थर्ड दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड जो हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जीरो, यानी जेड कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये कंडीशन है ना। पांचवा कंडीशन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हम पूरा डिटेल बता देते हैं कि, है ना, व्हाट इज रेजोनेंस एंड राइट कंडीशन। तो यहाँ पे कितना होगा कंडीशन, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने बोल देगा। तो रेजोनेंस किसे बोलते हैं, जब किसी सर्किट में करंट जो है एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है तो हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। इसका क्या कंडीशन है, करंट मैक्सिमम होना चाहिए, जेड मिनिमम होना चाहिए। जेड मिनिमम होने के लिए ये होना पड़ेगा, जेड क्या हो जाएगा, कैसा होगा, रजिस्टिव सर्किट जैसा हो जाता है। एक्सएल एक्सी से भी एक जो है जो है फॉर्म बन जाता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, ये क्या होता है, 1 / ओमेगा सी, यानी ओमेगा से शुरू होता है 1 / एल सी, एंड ओमेगा छोड़ कितना हो जाएगा, रूट एल सी। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस पे एंगुलर, ये ओमेगा आर लिख देते हैं, यानी दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, है ना। और एंगुलर, है ना, और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कितना हो जाएगा, तो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ आर हो जाएगा, ओमेगा आर किस होते हैं 1/√LC, एंड एफ आर हो जाएगा 1/2 पाई √/LC। तो ये बिल्कुल जो है रेजोनेंस के बारे में याद रखना चाहिए, यहाँ से न्यूमेरिकल भी कई सारा पूछ देता है, ठीक है। तो क्लियर है, अब इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे जो है अगला क्वेश्चन 10वां, बहुत आसान क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसे कहते हैं, तो पहले तो पावर का फॉर्मूला बताते हैं कि भाई पावर होता क्या है। तो पावर इज इक्वल टू होता है VI cos फाई, है ना, या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या होता है, ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई क्या है, दिस इज पावर फैक्टर, दिस इज पावर फैक्टर। यानी पावर फैक्टर किसे कहते हैं, है ना, दिस इज एवरेज पावर डिवाइड बाई ERMS इंटू IRMS। ये क्या हो जाएगा, ट्रू पावर डिवाइड बाई ये क्या है, एपरेंट पावर। तो लोग लिख सकते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर डिवाइड बाई एपरेंट पावर। क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ रियल एवरेज पावर, दिस इज रियल एवरेज पावर या ट्रू पावर, है ना, डिसिपेटेड टू वर्चुअल एवरेज पावर। ये एपरेंट पावर क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्चुअल पावर, है ना, डिसिपेटेड इन AC करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसे लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। और पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई से नोट करते हैं। सर्किट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ द फेज एंगल, है ना। क्या होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है cos फाई। पावर फैक्टर लोग किसे बोलते हैं, cos फाई को बोलते हैं, और ये हमेशा R/Z होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस बाई इम्पीडेंस, है ना। यानी cos फाई हमेशा क्या होगा, R/Z। जेड क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। दिस इज cos फाई, है ना, दिस, ये क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के ऊपर है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया गया है। इक्वेशन दे रखा है, AC करंट क्या है, ये इक्वेशन है ना, I इज इक्वल टू, है ना, इक्वेशन क्या है, इसको हम उधर लिख देते हैं, I इज इक्वल टू 20 साइन, I इज इक्वल टू 20
साइन 200 पाई टी। अगर देखा जाए करंट का इक्वेशन, तो करंट इक्वेशन कह सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसे कंपेयर करके हम लोग सोल्व कर देंगे। पहले निकालना है फ्रीक्वेंसी, निकालना है पीक वैल्यू। ये आई नोट क्या होता है? ये आई नोट होता है पीक वैल्यू। आई नोट कितना है? 20, यानी आई नोट क्या है? 20। तो पीक करंट कितना है? 20। ये है पीक करंट, पीक करंट। दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? टाइम का कोफिशिएंट है। ये क्या है कोफिशिएंट? ये 100 पाई, ये हो जाएगा ओमेगा। यानी यहाँ से ओमेगा कितना दे रखा है? 200 पाई, है ना। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ, 200 पाई, पाई से पाई गया तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। ये चीज़ है। फिर तीसरा बोल रखा है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा? तो आई आर एम एस इज इक्वल टू जो होता है वो होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाई √2। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है? 20 बाई √2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10√2, जो यहाँ से ला दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम इसको लिए हुए हैं। क्वेश्चन अगेन जो है करंट के क्वेश्चन लिखा हुआ है I इज इक्वल टू 3√2 साइन ओमेगा टी, यानी 100 पाई टी, है ना, प्लस 5 पाई बाई 4। तो हमेशा इसको इक्वेशन लिखेंगे। करंट के क्वेश्चन क्या होता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का 5। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना, करंट निकालना है ना। करंट अगर है ना, पहला तो रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है ना, रूट मीन स्क्वायर यानी आई आर एम एस। तो इसका आई नोट कितना दे रखा है? आई नोट क्या होता है? पीक करंट। पीक करंट मतलब मैक्सिमम करंट, है ना। तो आई नोट कितना दे रखा है? 3√2। आई आर एम एस निकालना है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट से √2 से डिवाइड करते हैं। तो 3√2 बाई √2 से डिवाइड करेंगे तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर एक ही हो गया। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन देगा? ओमेगा देगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से ओमेगा कितना दे रखा है? ओमेगा इक्वल टू टी का कोफिशिएंट ओमेगा, यानी 100 पाई दे रखा है। ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू 100 पाई, पाई से पाई गया और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। यही हो गया। 50 हर्ट्ज पूछा गया है और दूसरा आई आर एम एस पूछा गया है जो कितना होता है? 3 एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लेंस फॉर्मूला को जो है इस्टेब्लिश करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस लिए हुए हैं। मान लेते हैं इधर का रेडियस जो है R1 है, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R2 है। इसका अंदर का जो क्रो जो है ना, मान लेते हैं कि अंदर में जो है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लेते हैं μ2। इधर एयर का मान लेते हैं μ1। एयर के बाद में हम लोग जो अगर एयर होगा तो बाद में μ1 इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। ऐसे मान लेते हैं μ1। इधर भी क्या है? सेम है मीडियम, तो μ1 हो गया। ठीक है। इसके लिए क्या हमको करना है? हमको लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करना है ना। तो हम लोग क्या, हम लोग जैसे फॉर्मूला में जानते हैं कि किसी स्फेरिकल की वजह से जो है फॉर्मेशन जो है हम फॉर्मूला यूज करते हैं μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तब यहाँ पर जो है हम निकाल रहे हैं, ये जो है रिफ्रैक्शन नंबर 1 हो गया है, ये रिफ्रैक्शन नंबर 2 हो गया है। तो पहला हम लिख रहे हैं फॉर फर्स्ट सरफेस, है ना। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है जिसको यू बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? यू है। और मान लेते हैं कि यहाँ से जो है इस सरफेस से ये इमेज I1 कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, यानी V1 डिस्टेंस में। दो सरफेस है, फिर यहाँ से तो बना कितना है? I1 इमेज बना, लेकिन फिर यहाँ से जो लाइट जो है इस सरफेस से टकराया, ये मुड़ गया इधर, है ना, इधर मुड़ गया और फाइनल जो इमेज है वो बना है V डिस्टेंस पे यहाँ से। ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ये सरफेस के लिए, है ना, फॉर ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं μ2। ये है μ2, यहाँ पे इसके इधर जो है इमेज कहाँ बन रहा है? V1 पे, माइनस μ1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R1। तो इसको हम लोग देते हैं R1 और इसको लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। अब चलते हैं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए यानी हम बोल सकते हैं यहाँ ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, है ना। यानी μ2 क्या बन गया है, μ1 बन गया है, और μ1 क्या है, μ2। यानी उधर क्या है, राइट साइड में μ1, इधर लिखते हैं इमेज। इमेज अब जो है क्या सेकेंड में कहाँ बन रहा है, भी पे, ये है फाइनल, ये है सेकेंड रिफ्रैक्शन की वजह से है, और ये क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो सेकेंड में इमेज कितना डिस्टेंस पे है जी, भी, तो भी लिख देते हैं माइनस, इसके इधर जो है कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो μ2 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा इसका, तो इसका जो इमेज है ना, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यानी इसका जो इमेज होगा है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पे v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2, तो r2 लिख देते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये हो गया। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने से काम हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, μ2 v1 माइनस μ1 बाई u प्लस इधर क्या है, μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1 इक्वल टू, इसके लिखते हैं हम लोग μ2 माइनस μ1 बाई r1, इधर हो जाएगा प्लस, ये है μ1 है, μ1 माइनस μ2 बाई r2। कुछ कटना है, ये कट गया, यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1 बाई r1, ये उल्टेंगे तो हम माइनस हो जाएगा 1 बाई r1 r2। ठीक है, हम यहाँ से μ1 क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब इसके आगे काम बाकी है। अब जो है हम इसको यहाँ से लिखने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि u जो है इन्फिनाइट से आ रहा है, मान लेते हैं जो लाइट है कहाँ से आ रहा है, इन्फिनाइट से आ रहा है। तो इन्फिनाइट से आ रहा है तो इमेज, जब इन्फिनाइट से लाइट आता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, तो भी क्या हो जाएगा, फोकस। तो अब यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो μ1 1 बाई भी कितना हो जाएगा, फोकस, u कब हो जाएगा, इन्फिनाइट पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1, है ना, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बन चुका है ना, μ1 को उधर ले जाएंगे, 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, यदि μ1 का एयर मान ले, μ1 को क्या कर ले, एयर मान ले, अगर ये भी दे दिया रहेगा तो μ1 की वैल्यू एयर का कितना 1 होता है, तो 1 बाई फोकल लेंथ हो जाएगा μ2 माइनस 1, μ2 को म्यू मान लेते हैं, म्यू माइनस 1, नीचे तो 1 ही हो गया, डिवाइड बाई 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। ये चाहिए, दोनों क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, यूज हाइजेंस प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। यानी वेव थ्योरी के हिसाब से हमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ड्राइव करना है। डिड्यूस स्नेल्स लॉ, है ना, ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस वेव थ्योरी। तो ऐसे से वेव आया, ये एक सरफेस है, ये क्या सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। ठीक है, एक μ1, दूसरा क्या है μ2। μ1 क्या है, रेयरर मीडियम है, या मान लेते हैं कि ये क्या है, एयर है, नीचे क्या ले लिया है, लिपिड मान लिया है। ठीक है ना, कैसे ड्राइव करेंगे वो देख रहे हैं। मान लेते हैं ऐसे लाइट आया ऐसे लाइट आया, वेव जो है ऐसे प्लेन वेव आया, यानी ये वेव इस टाइप से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, टकरा, ऐसे लाइट आया, टकराया, और इसके साथ क्या हो गया, जैसे ही वाटर में रिफ्रैक्ट होगा थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जानते हैं, जब रेयर से डेंसर जाता है तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। यानी ये ऐसे आया और टकराने के बाद थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया। यानी इसका अगर हम लोग, अगर ये क्या है, वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट या वेव फ्रंट है। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, ये इनिशियल वेव है, इनिशियल या इंसिडेंट, ये मान लेते हैं क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और मान लेते हैं ये जो है, ये क्या है,
वेव फ्रंट है ना। यानी यहाँ से आया ऐसे और यहाँ रिफ्रैक्ट होके ऐसे हो गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, तो इसमें लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग रे डायग्राम से दिखा दिए हैं। इसके हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो रे होता है ना, ये रे है, जो आई है, और रे इसके लिए परपेंडिकुलर रे ऐसे जा रहा है जो आ रहा है, ठीक है ना। अब कैसे ड्राइव करें, मान लेते हैं कि इधर जो है वेव वेलोसिटी कितना है, v1 है। मान लेते हैं b से c पहुंचने में कितना टाइम लगा, डेल्टा t। हम तो लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, है ना। मान लेते हैं इसको b से c पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, है ना। टाइम टेकन टू रीच b टू c, मान लेते हैं इसके नाम मानते हैं डेल्टा टी। सो बी सी कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किधर कितना है v1 और टाइम कितना है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी, ये v1 डेल्टा टी हो गया, ठीक है। जितना टाइम में लाइट जो है यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतना ही टाइम में ये लाइट जो है यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा, यानी ए टू डी, है ना। तो ए टू डी में भी जो टाइम क्या लगेगा, डेल्टा टी टाइम लगेगा। और ए टू डी जो बी सी हम लिख चुके हैं कितना है, v1 इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन 1 हो गया। ए टू डी भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इस मीडियम में v1 स्पीड है तो दूसरे मीडियम में स्पीड चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू2 है, तो वेलोसिटी क्या मान लेते हैं v2। यहाँ वेलोसिटी क्या है v1, है ना। तो ए टी हो जाएगा v2 इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन 2, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि म्यू1 क्या होता है, म्यू1 इक्वल टू होता है c बाई v1, इसके लिए हो जाएगा। और इसके लिए म्यू2 कितना हो जाएगा, c बाई v2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, साइन आई और साइन आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साइन आर लिख सकते हैं, साइन आर इक्वल टू लिख सकते हैं P बाई एच। P कितना है BC, H कितना है AC। BC कितना है V1 डेल्टा T डिवाइड बाई AC, दिस इज इक्वेशन 1। साइन आर कितना लिख सकते हैं, साइन आर इक्वल टू लिख सकते हैं, दिस इज साइन आर P बाई एच। P कितना है AD बाई H कितना है AC। AD कितना है V2 डेल्टा 2 बाई AC। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो आ जाएगा V1 डेल्टा T बाई AC। यानी लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा V1 डेल्टा T बाई AC, V2 डेल्टा T बाई AC। डेल्टा टी कट गया, AC से AC कट गया, यानी यहाँ से मिल गया V1 बाई V2। और V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा C बाई म्यू1, और V2 कितना हो जाएगा C बाई म्यू2। तो यहाँ जाएगा C बाई म्यू1 इंटू C बाई म्यू2, ये कट गया, ये हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम जो है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज म्यू2 बाई म्यू1, है ना। इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसी को ड्राइव करना था, ठीक है, हम ड्राइव कर चुके हैं। इसी को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1। और इसको जो हम लिख देते हैं म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। यानी ये डेरिवेशन जो है हमेशा आता है, तो याद रखना है इसमें दो चीज़, एक तो रिफ्रैक्शन हम कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन भी पूछ देता है कभी कभी, तो रिफ्रैक्शन भी डेरिवेशन जो है एक बार देख लेना है। क्यों